Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. I want to give you information about chapter 16 that is excretory product and their elimination. तो आज हम बायोलॉजी की चैप्टर 16 जो कि excretory product और elimination है उसके बारे में डिटेल जानकारी देता हूँ। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए आज हम चैप्टर 16 स्टार्ट करते हैं जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन है। एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयरन लाइक सोडियम प्लस, कैल्शियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस, यानी सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. So these substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste, that is ammonia, urea and uric acids are the major form of nitrogenous waste excreted by the animals. Ammonia is the most toxic form and requires large amount of water for its elimination, whereas uric acid, being the least toxic, can be removed within a minimum loss of water. तो जैसा कि हम देख लिए कि एनिमल के अंतर्गत ये वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आयन्स जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड कैल्शियम, क्लोरीन आयन ये होती है, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा ये सब भी पाए जाते हैं। और मेनली इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है और इसके रिमूवल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, जबकि लीस्ट टॉक्सिक आपकी यूरिक एसिड होती है, इसमें कम पानी की मात्रा चाहिए होती है। तो नाउ अब हम स्टार्ट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन अमोनिया इज अमोनियोलेटिज्म, इसको हम अमोनोटैलिज्म कहते हैं। तो many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are ammonotelic in nature, यानी कि ये अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और ये एक्सक्रीट भी अमोनिया करते हैं। अब अमोनिया as it readily soluble is generally excreted by diffusion across body surface or through gill surface, that is in fish, as ammonium ions. अब kidney do not play any significant role in its removal. Terrestrial adaptation necessitated the product of lesser toxic nitrogenous waste like ammonia and uric acid for conservation of water. Of mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excreted urea and are called यूरोटेलिक। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हमारी अमोनोटेलिक होती है नेचर में, जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट करती है, और कुछ एनिमल्स होती है यूरोटेलिक जिसमें मैमल्स और एम्फीबियन और मेरीन फिशेस आ जाती है, ये यूरिया एक्सक्रीट आउट करती है। अब अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स। अमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है लीवर के थ्रू इन एनिमल्स में एंड रिलीज इनटू द ब्लड, जो ब्लड में रिलीज हो जाती है, विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी, जो फिल्टर और एक्सक्रीट आउट किडनी के द्वारा होती है। सम अमाउंट ऑफ यूरिया may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmoregulated. ये reptiles, birds and land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet
and a paste with a minimum loss of water and are called यूरिकोटैलिक एनिमल्स। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और स्नेल्स जो एक्सक्रीट आउट नाइट्रोजिनस वेस्ट का यूरिक एसिड के रूप में करते हैं, जो फॉर्म पैलेट या पेस्ट ऑफ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ होती है। इसे हम यूरिकोटैलिक एनिमल बोलते हैं। तो इस तरह अकॉर्डिंग टू आवर एक्सक्रीशन हमारी 3 टाइप के एनिमल्स हो गए। पहला हो गया अमोनोटैलिक, दूसरा हो गया यूरोटैलिक और तीसरा हो गया यूरिकोटैलिक। तो ये 3 तरह के एक्सक्रीशन एनिमल्स के द्वारा होती है। A survey of animal kingdom present variety of excretory structure in most of the invertebrates. These structures are simply tubular form, whereas vertebrates have complex tubular organs like kidney. Some of these structures are mentioned here. ये protonephridia or flame cells are the excretory structure in platyhelminthes, that is flatworm. For example, planaria है, rotifers, some annelids and the cephalochordate, ये एम्फियोक्सस में होती है। अब प्रोटीनेफ्रीडिया are primarily concerned with ionic and fluid volume regulations, that is osmoregulations. Nephridia are tubular excretory structure of earthworm and other annelids. Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance. Malpighian tubules are the excretory structure of most of the insects, including cockroach. Malpighian tubules help in the removal of nitrogenous waste and osmoregulations. Antennal gland or green gland perform the excretory function in crustaceans like prawns. तो इसमें हमने देखा कि एनिमल किंगडम के अंतर्गत एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर सब में अलग अलग पाई जाती है। इन्वर्टिब्रेट में ये स्ट्रक्चर और इन्वर्टिब्रेट में ये स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में होती है, जबकि वर्टिब्रेट में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होती है जैसे कि किडनी होती है। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिसमें प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के रूप में, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस में होती है। एग्जाम्पल इसकी प्लेनेरिया है, रोटिफर्स है, और एनेलिड में ये जो सिफेलोकॉर्डेट, एम्फियोक्सस और ये प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है उसमें, और आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम ये रेगुलेट करती है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, जिसे हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। नेफ्रीडिया एंड ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है ये अर्थवर्म में पाई जाती है, और एनेलिड में नेफ्रीडिया रिमूव करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट को और मेंटेन करती है फ्लूइड और आयनिक बैलेंस को। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जैसे कॉकरोच में भी होती है। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स जो है मदद करता है नाइट्रोजिनस वेस्ट के रिमूवल में और ऑस्मो रेगुलेशन में। ये एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड पाए जाते हैं एक्सक्रीटरी फंक्शंस इन क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीशन देखते हैं। तो यहाँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, in human the excretory system consists of a pair of kidney, one pair of ureters and urinary bladders and urethra। फिगर में आपको दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ ये 2 किडनीज होते हैं, ये जो है ये यूरेटर कहलाती है, ये जो पाइपलाइन होती है जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आकर के खुलती है किडनी से, और इसके जो ओपनिंग्स होते हैं जहाँ से ये एक्सक्रीट आउट होती है ये यूरेथ्रा कहलाती है। तो इस तरह ये
स्ट्रक्चर आपकी ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की दी हुई है। तो आइए इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो किडनीज आर रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप की होती है एंड सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ये लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्री के से क्लोज होती है। एंड डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये डोर्सल इनर वॉल एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। इस किडनी ऑफ एडल्ट हैव बीन मेजर 10 to 12 सेंटीमीटर, ये एडल्ट में 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इन लेंथ, लंबाई में 5 to 7 सेंटीमीटर इन वाइट, 5 से 7 सेंटीमीटर वाइट होती है। अब 2 से 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। विद द एवरेज वेट ऑफ 120 से 170 ग्राम, इसकी वजन 120 से 170 ग्राम होती है। टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हीलियम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर्स। यहाँ पर आपको किडनी कॉन्केव सरफेस में किडनी की नोच पाई जाती है जिसे हम हीलियम कहते हैं। ये यूरेटर के थ्रू ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करती है इसमें। इनर टू द हीलियम इज ए ब्रॉड फनल शेप्ड, और हीलियम के अंतर्गत ब्रॉड फनल शेप पाई जाती है। स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विस, जो रेनल पेल्विस कहलाती है। विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसेस, ये प्रोजेक्शंस इसमें पाई जाती है जिसे कैलिसेस बोलते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, आउटर लेयर किडनी की टफ कैप्सूल लाइक होती है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, किडनी के अंतर्गत 2 जोन्स होते हैं। एंड आउटर कॉर्टेक्स एंड द इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला पाई जाती है। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुला जो है ये डिवाइड होती है कुछ कॉनिकल मासेस में जिसे हम मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं। प्रोजेक्शंस इनटू द कैलिसेस, द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू ए फ्यू कॉनिकल मासेस, मेडुलरी पिरामिड्स जिसे बोलते हैं। ये प्रोजेक्शंस इनसाइड द कैलिसेस, ये कैलिसेस के अंतर्गत प्रोजेक्शंस होती है। सिंगुलर इसकी कैलिक्स होती है। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, कॉर्टेक्स जो है ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर होती है। एज रीनल कॉलम कॉल्ड, जिसके अंतर्गत रीनल कॉलम होते हैं जिसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी ये कहते हैं। इच किडनी हैज द नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, हर किडनी में लगभग 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन्स बोला जाता है। फिगर 16.3 में दिखाई गई है, ये इसी के नीचे फिगर है। ये किडनी की आपको ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाई गई है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस है ये किडनी की, और ये नेफ्रीडियल स्ट्रक्चर दिखाई गई है किडनी की। तो आइए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, हर नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं। द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स, इसमें ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट एंड कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द एफरेंट एट्रियोल्स, ये ग्लोमेरुलर जो होती है ये टफ्ट होती है कैपिलरीज की जो फॉर्म करती है एफरेंट आर्ट्रियोल की। अब ए फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जिसमें फाइन ब्रांच रीनल आर्टरी की होती है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय द डिफरेंट आर्ट्रियोल्स, ब्लड जो है ये ग्लोमेरुलर से कैरीड आउट होती है, कैरीड अवे होती है बाय डिफरेंट आर्ट्रियोल्स, ये डिफरेंट आर्ट्रियोल से होती है। अब द रीनल ट्यूब्यूल begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule. रीनल ट्यूब्यूल की शुरुआत
डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर से होती है जिसे हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, विच इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस से जो एनक्लोज होती है। अब ग्लोमेरुलस अलोंग विथ बोमेंस कैप्सूल इज कॉल्ड द मेल्पिगियन बॉडी ऑफ द रीनल कॉर्पस्कल्स। जो ग्लोमेरुलस के साथ बोमेंस कैप्सूल ये मेल्पिगियन बॉडी बनाती है जो रीनल कॉर्पस्कल्स कहलाती है। फिगर 16.4 में दिखाई गई है। द ट्यूब्यूल कंटेन्स फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। इसमें ट्यूब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड नेटवर्क होती है जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं यहाँ, जिसको पीसीटी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ए हेयरपिन शेप्ड, जिसको हैनलेस लूप बोलते हैं, इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ये अगला पार्ट होता है ट्यूब्यूल की। विच हैज ए डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब पाए जाते हैं। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज टू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन। असेंडिंग ट्यूब्यूल्स में असेंडिंग लिम्ब में कंटिन्यू होती है हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन, जिसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, डीसीटी। एंड द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू द स्ट्रेट ट्यूब्यूल कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, जो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होती है। मेनी ऑफ विच कवरेज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, जो बहुत सारे की ये खुलती है रीनल पेल्विस में थ्रू मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू इन द कैलिक्सेस, ये कैलिसेस से। अब द मेल्पिगियन corpuscles PCT and DCT are the nephrons are situated in the cortical region। ये cortical region में किडनी की पाई जाती है। where the loop of Henle deep into the medulla, जो Henle deep पाई जाती है ये medulla में in majority of nephrons, जहाँ नेफ्रॉन की मेजोरिटी होती है। the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla। ये लूप हैनले की बहुत ही छोटी होती है और ये एक्सटेंड होती है बहुत ही लिटिल into the medulla, मेडुला के अंतर्गत। Such nephrons are called cortical nephron। इस नेफ्रॉन को हम cortical nephron बोलते हैं। In some of the nephrons, कुछ नेफ्रॉन्स में the loop of Henle is very long, बहुत ही लंबी होती है। एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, जो मेडुला में गहराई तक जाती है। तो दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसे हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। अब द इफरेंट एट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries। यहाँ efferent arteriole emerging, the efferent arteriole emerging from the glomerulus, यहाँ glomerulus से निकलती है, form a fine capillary network, जहाँ एक fine capillary network बनाती है around the renal tubule, ये renal tubule के चारों ओर, जिसको हम पेरिट्यूब्यूल कैपिलरीज बोलते हैं। ए minute vessel of the network runs parallel to the Henle's loop। एक माइन्यूट वेसल जो कि नेटवर्क की होती है वो रन होती है, पैरेलल जाती है ये हैनलेस लूप की, फॉर्मिंग द यू शेप वैसा रेक्टा, जो वैसा रेक्टा बनाती है। अब वैसा रेक्टा इज एब्सेंट इन हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वासा रेक्टा एब्सेंट होती है या हाईली रिड्यूस्ड होती है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है इसकी जानकारी हम लेते हैं। अब हम स्टार्ट होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। तो यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन प्रोसेस, नेमली ग्लोम्युलर फिल्टरेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। इसमें 3 प्रोसेस होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है और दूसरी रीएब्जॉर्प्शन होती है
और तीसरी सेक्रीशन होती है दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, जो अलग अलग पार्ट में होती है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहली प्रोसेस फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से शुरू होती है विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस से शुरू होती है एंड आर कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। यहाँ 1100 से 1200 ml ब्लड जो है ये फिल्टर होती है 1 मिनट में किडनी के अंतर्गत। अब विच कंस्टिट्यूट रफली 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल, यानी ये 1/5 पार्ट होती है रफली ब्लड की जो पंप आउट होती है वेंट्रिकल के द्वारा ऑफ द हार्ट इन ए मिनट, 1 मिनट में। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ब्लड प्रेशर causes filtration of blood through 3 लेयर। यहाँ आपको 3 लेयर में जो पाई जाती है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, वहां आपको फिल्टरेशन होती है। तो दैट इज एंडोथेल्मिक ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, जो एंडोथेलियम में पाई जाती है ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के अंतर्गत। द एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन ऑफ दीज 2 लेयर्स। बोमेन्स कैप्सूल और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है अगले 2 लेयर में पाई जाती है। द एपिथेलियल cells of Bowman's capsule called podocytes are arranged in the intricate manner। ये intricate manner में epithelial cells Bowman's capsule की पाई जाती है जिसे हम podocytes बोलते हैं। ये 2 लेयर के बीच में पाई जाती है, ये इंट्रिंसिक मैनर में होती है। अब सो टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, इसमें बहुत ही कम स्पेसेस, बहुत छोटी स्पेसेस छोड़ी जाती है कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं और स्लिट पोर्स भी बोलते हैं। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन। ब्लड जो है फिल्टर होती है इस फाइनली इस मेम्ब्रेन के द्वारा। द ऑलमोस्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, इसमें प्राय कंस्टिट्यूएंट प्लाज्मा की जो पाई जाती है ये प्रोटीन पास होती है ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ये ल्यूमेन में बोमेन्स कैप्सूल की। देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसीलिए ये अब आगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में चली जाती है। The amount of filtrate formed by the kidney per minute is called glomerular filtration rate। इसको GFR बोलते हैं, यानी कि इसमें पर मिनट के हिसाब से जितनी फिल्टर्ड अमाउंट होती है ग्लोमेरुलर के द्वारा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है, जिसको GFR बोलते हैं। GFR is healthy individual is approximately 125 ml per minute। GFR जो होती है एक हेल्दी पर्सन में 125 ml पर मिनट के हिसाब से होती है। तो दैट इज 180 लीटर पर डे, यानी प्रतिदिन 180 लीटर ये फिल्टर कर सकता है। द किडनी हैव बिल्ट इन द mechanism of regulations of glomerular filtration rate, ये GFR के द्वारा इस मैकेनिज्म को रेगुलेट किया जाता है किडनी के अंतर्गत। वन सच इफिशिएंट मैकेनिज्म इज कैरीड आउट बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus, जिसको JGA बोला जाता है। JGA इज स्पेशल सेंसिटिव रीजन, ये एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होती है, क्षेत्र होती है, फॉर्म्ड बाय सेलुलर मॉडिफिकेशन, जो सेलुलर मॉडिफिकेशन फॉर्म करती है इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का और एफरेंट एक्टियोल
at the location of their contact. ये convoluted tubules और afferent एरियोटल के द्वारा होती है जो कि लोकेटेड होती है उसकी कांटेक्ट में. A fall in a GFR can activate the JG cells. ये GFR जो है जब गिर जाती है, डाउन हो जाती है, तो ये एक्टिवेट करती है JG सेल्स इसे टू रिलीज रेनिन. यहाँ रेनिन रिलीज होती है which are stimulate the glomerular blood flow, जो स्टिमुलेट करती है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, एंड देयरफॉर द GFR बैक टू नॉर्मल, जिससे GFR नॉर्मल हो जाती है. ए कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर पर डे, यानी कंपैरिजन अगर वॉल्यूम की करें जो फिल्ट्रेट होकर के निकलती है किडनी से वो 180 लीटर पर डे के हिसाब से होती है. विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज्ड, जो यूरिन रिलीज होती है वो 1.5 लीटर्स होती है, लगभग 1.5 लीटर होती है. सजेस्ट द नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्सॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स, और जो 99% होती है फिर से एक बार रीअब्सॉर्ब हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन. ये प्रोसेस हमारी रीअब्जॉर्प्शन कहलाती है. द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन परफॉर्म देयर आइदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म. ये जो ट्यूबुलर एपिथेलियम सेल्स होती है डिफरेंट सेगमेंट्स की नेफ्रीडिया की परफॉर्म करती है एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस like glucose, amino acids, sodium, ion, etc. in the filtrate are reabsorbed. इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और सोडियम आयन फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाती है एक्टिवली, whereas नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सॉर्ब्ड बाय पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट. जहाँ नाइट्रोजिनस वेस्ट एब्सॉर्ब हो जाती है पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा. अब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो अकर्स passively in the initial segments of the nephron. वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है ये पैसिवली इनिशियल सेगमेंट्स नेफ्रॉन के द्वारा. ये फिगर 16.5 में इलस्ट्रेटेड है. अब आइए, ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सेक्रेट्स सब्सटेंस लाइक H+ and K+ एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट. यानी यूरिन फॉर्मेशन के दरमियान ट्यूबुलर सेल सेक्रीट करता है हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया को फिल्ट्रेट के रूप में. अब द ट्यूबुलर सेक्रीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ट्यूबुलर सेक्रीशन जो है ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यूरिन फॉर्मेशन में, एज इट हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयोनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड. ये मदद करती है मेंटेन करने में आयनिक और एसिड बेस बैलेंस करने में बॉडी फ्लूइड की. तो आज हम यहीं फिनिश करते हैं. नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे.